लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की थी वो बताया था मैंने कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको ट्रांजिशन फॉलो कर रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बताना है हमने कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, नॉन ट्रांजिशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन क्लियर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कवर करनी है हमने, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है इसमें, एटॉमिक साइज है, आयनेशन एंथैल्पी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे हमारा इसमें आता है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले जो आप कवर करेंगे वो है एटॉमिक साइज। तो देखो एटॉमिक साइज में क्या होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो एटॉमिक साइज है, डेफिनेशन वगैरह तो मैं इसका यहाँ करवाने नहीं वाला क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, 12th क्लास वालों को बड़े आराम से आता है ये, ठीक है। तो हम बात करेंगे ट्रेंड्स की कि डी ब्लॉक में ट्रेंड्स कैसे फॉलो होते हैं एटॉमिक साइज के। लेकिन फिर भी बता दूं कि जो न्यूक्लियस है उससे लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी एटम के केस में, उसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहा जाता है, ठीक है। सबको क्लियर है चीज। तो बात करें एटॉमिक साइज की, देखो हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि कुल मिलाकर के ये जो ड्रॉ कर रहा हूं समझ में आ गया होगा क्या बना रहा हूं, जिसने वीडियो देखा उसको पता है। ये है फर्स्ट सीरीज, ये है सेकंड सीरीज, ठीक है, ये है थर्ड सीरीज और ये है आपकी फोर्थ सीरीज, आपकी मतलब ट्रांजिशन यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 सीरीज बना दी मैंने। फर्स्ट सीरीज जो है वो कहां से कहां तक चलती है, स्कैंडियम से जिंक तक, ठीक है। ये चलता है आपका यूटेरियम से कैडमियम तक, और ये चलता है आपका लैंथेनम से मरकरी तक, और ये चलता है आपका एक्टिनियम से कॉपरनेशियम तक, ठीक है। ये सबको क्लियर ही है। तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं वो इस तरह से कवर करेंगे कि अक्रॉस द सीरीज कैसे होगा, ठीक है, और डाउन द सीरीज कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई ब्लॉक, यहाँ कोई ग्रुप, यहाँ कोई पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना हमने पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कवर कर रहा हूं मैं एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है, जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वो सीरीज में। तो एटॉमिक साइज में देखो है क्या चीज, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सीरीज को समझा रहा हूँ, ठीक है, उसी के ट्रेंड को फॉलो करेंगे सेकंड थर्ड में। तो देखो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये एलिमेंट्स हैं। नाउ पॉइंट आउट यहाँ पे ये करना है हमने कि जो मैंगनीज और आयरन है, ठीक है, इनका एटॉमिक साइज सेम होता है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अक्रॉस द सीरीज, तो जो एटॉमिक साइज है उसका ट्रेंड इरेगुलर होता है। कैसा होता है, इरेगुलर। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसा चलेगा, अब नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल नहीं चलेगा, ठीक है। कहीं पे डिप कर रहा है, कहीं पे अप जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो साइज होगा वो चलेगा डिक्रीज होगा यानी कि, ठीक है। यहाँ पर साइज आने वाला है सेम, उसके बाद फिर से एक ऑर्डर चलता है डिक्रीमेंट का, ये डिक्रीज होगा साइज, और यहां से कॉपर से जिंक तक फिर वो क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है। काफी सिंपल है ये पॉइंट कि किस बेसिस पे ये डिक्रीज, सेम, डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आप बता दूं कि जो एटॉमिक साइज है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सॉरी। पहला फैक्टर हो गया आपका यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसको हम शेडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, शेडिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो इस पे डिपेंड करेगा। और थर्ड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। बैलेंस पे डिपेंड करता है। बैलेंस किसका, बैलेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड, यही फर्स्ट सेकंड, यानी कुल मिला के डिपेंड दो पे ही करता है। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है उस वे में कि हमें ये दोनों की समझ अच्छे से हो। अब बात को समझना, न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे सभी को पता है कि किस तरह से एटॉमिक साइज डील करता है, कैसे करता है। भाई देखो लेफ्ट से मैं राइट की तरफ चल रहा हूं, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, वो ये कि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 21, 22, 23 और ऐसे करके 30 तक जाएंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। और ये भी सबको क्लियर है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं। ये रहा फर्स्ट फैक्टर कर रहे हैं। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये देखो ये न्यूक्लियस, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब सॉरी जितना ज्यादा इसमें चार्ज होगा उतना ही पावरफुली इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा,
ठीक है। और अपनी तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो साइज डेफिनेटली डिक्रीज होने के चांस हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जितना साइज बढ़ेगा, सॉरी, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना साइज डिक्रीज करेगा। इसीलिए ये रिलेशन होता है इनके बीच में। क्लियर सभी को? अब पॉइंट ये आता है देखो कि जैसे हम बात करें इसकी सेकंड पॉइंट की, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये सभी को पता है, फिर भी यहाँ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से नोट करना है इसको। जैसे मैं बात करूँ 3D सीरीज के लिए, क्योंकि मैं उसी एग्जांपल एक समझा रहा हूँ सभी को, तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है इसको। तो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आते हैं 1s में, सेकंड में आते हैं 2s और 2p में, थर्ड में होता है 3s, फिर होता है 3p, फिर होता है आपका 3d। ठीक है, 3p के बाद 3d और फिर आता है आपका 4s। ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने, ये मैं लिख सकता हूँ स्कैंडियम के केस में किस तरह से कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 और 3d1। अब पहले मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों फिल किए, क्योंकि इसमें इसका एनर्जी लेवल कम होता है। इसके एनर्जी लेवल कम होने की वजह से पहले इसको फिल करेंगे 3d से पहले। हमने देखा है, देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, 1s स्कैंडियम के लिए लिख रहा हूँ ये चीज, काफी बेसिक चीज है, फिर भी बता रहा हूँ कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। कुछ स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि सर बुक में तो ऐसे लिख रखा है, इस बुक में ऐसे लिख रखा है, क्या फॉलो करना है। 4s2 3d1 लिखा है। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ऑर्डर है, ये इस वजह से है कि 4s की एनर्जी कम है 3d से, इसलिए 4s को पहले लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में ये तो ऐसे भी लिखा होगा 3d1 और 4s2, कुछ बुक में ऐसे लिखा होता है। तो दोनों ही ठीक है। ये ठीक है किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। जो 4s है सबसे आउटर मोस्ट में होगा। क्लियर है सभी को? नाउ पॉइंट आउट देखो यहाँ क्या करना, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। न्यूक्लियस का जितना भी फोर्स है वो जाएगा आखिरी वाले तक भी तो जाएगा ना। ठीक है, तो आखिरी वाले तक जाने से पहले पेनल्टीमेट शेल तक जाएगा, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है? पेनल्टीमेट शेल आउटर मोस्ट शेल से पहले वाले शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, मेन तो डी के ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें। ठीक है, और न्यूक्लियस से जब भी एनर्जी मतलब जो फोर्स है आखिरी तक पहुंचता है, तो बीच में कौन होता है? 3d। तो 3d से पास होकर के आगे जाना पड़ता है। अब स्कैंडियम के केस में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो मैं निकल की बात करूं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्कैंडियम के साथ कंपेयर कर लो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाएंगे ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ ही चला जाएगा, कितना ही स्पेस लेगा, बहुत कम स्पेस लेना है। 8 इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज्यादा स्पेस लेना है। तो कुल मिलाकर के ये एक स्क्रीन बना देंगे, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बना देंगे? एक स्क्रीन बना देंगे या एक शील्ड का काम करेंगे, और इसके फोर्स को खुद ही अब्सॉर्ब कर लेंगे, ऑलमोस्ट यही अब्सॉर्ब कर लेंगे, इसके लिए बहुत कम बचता है। अब इसके लिए अगर कम बचेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन वैसे ही कम बचेगी, क्योंकि सारा अट्रैक्शन तो ये अब्सॉर्ब कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज क्या होता है उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड केस यहां से मैं लिख देता हूं इसके लिए, ये तो समझ में आएगा होगा सभी को। सेकंड क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो जरा दूसरी बात हो क्या रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, मैं लिखता हूँ उसको पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ये पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट याद रहेगा फिर। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट आता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये दो बातें लिख दी मैंने यहाँ पे। अभी बात को जरा ध्यान से समझना, यही बात बैलेंसिंग का काम करेगा। क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, जो कि हो रहा है। लेकिन एक मौके पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ ही रहा है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही सेम है, दोनों का ट्रेंड सेम है। तो एक की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है और एक की वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक मूवमेंट पे ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों के दोनों क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पर साइज सेम मिलेगा आपको। कहां पे सेम मिलेगा? फिर से सुन लो, जहां पर न्यूक्लियर चार्ज और
कौन सा रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। देख लो, अगर एटॉमिक साइज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। एक का काम है साइज को बढ़ाना, एक का काम है साइज को कम करना। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं सिंपल वर्ड्स में कि स्कैंडियम से क्रोमियम पर डिक्रीमेंट का रीजन ये है कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज का डोमिनेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। बढ़ तो दोनों रहे हैं, एक मूवमेंट पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा होने के बाद लास्ट मूवमेंट में हम देखते हैं कि डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे 9-10। ठीक है ना, 9-10 यहाँ पे हो गए, तो उसकी वजह से जो है साइज जो है एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का, वो न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज। तो समझ में आ गया, यहाँ पे दोनों काउंटर बैलेंस है। अब बात करें डिक्रीज की, डिक्रीज यहाँ पर क्यों हुआ, यहाँ तक का तो समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो तो रहा है, लेकिन कहने को बहुत कम डिक्रीमेंट आता है यहाँ पे। यहाँ तक का डिक्रीज कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलता है हमें, ठीक है ना, ग्रेजुअली, लेकिन ये जो है बड़ी लिमिटेड अमाउंट में डिक्रीमेंट आता है, 1-2 पिकोमीटर तक का। ठीक है, तो ये ट्रेंड फॉलो होता है लेफ्ट टू राइट में अक्रॉस द पीरियड। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब उसके बाद एक और छोटी सी चीज समझ लो, जो ये चीज मैंने बताई है बैलेंसिंग का पता होना बड़ा जरूरी है। किसी सीरीज में ये निकल के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद किसी सीरीज को नेक्स्ट सीरीज में, फिर नेक्स्ट सीरीज में, तो 3 सीरीज जो है सेम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप वैसे हम पढ़ेंगे लास्ट में, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ, आइडिया देता हूँ क्या है। नेक्स्ट जो है फिर, जैसे आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, डाउन द सीरीज की बात करूँ, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक फर्स्ट सीरीज है हमारी, ड्यूटेरियम से लेकर के कैडमियम तक सीरीज है, फिर उसके बाद हमारी लैंथनम से लेकर के कहां तक है, यह आता है आपका मरकरी। ठीक है, और उसके बाद एक्टिनियम से लेकर के आपकी सीरीज कहां तक चलती है, यहाँ पर आता है कॉपरनिशियम। ठीक है, ये याद है सभी को, मैंने कई बार लिख चुका हूँ, तो ये याद हो ही गया होगा। फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट मेंबर स्कैंडियम, लास्ट मेंबर जिंक, सेकंड सीरीज का फर्स्ट मेंबर ड्यूटेरियम, फिर लास्ट कैडमियम। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। नाउ पॉइंट आउट यहाँ पर क्या करना है कि मैं फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज को अगर कंपेयर करूं, तो फर्स्ट सीरीज से जैसे मैं डाउन द साइड जाता हूं, ठीक है, डाउन द सीरीज जाता हूं फर्स्ट से सेकंड पे, तो यू नो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, और वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स कंपैरेटिवली रिस्पेक्टिव फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से बड़े होंगे साइज में। क्लियर है सभी, कोई बात। नेक्स्ट देखो, जब मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, यहाँ से इस तरह से सेकंड से जब थर्ड सीरीज आता हूँ, सेकंड से थर्ड सीरीज जाने का देखो पॉइंट आउट क्या करना है। सेकंड से जब थर्ड सीरीज आते हैं तो ये चीज देखने को नहीं मिलती जो फर्स्ट से सेकंड सीरीज में आपके को मिली हमें, यानी कि इंक्रीमेंट इन साइज। यहाँ पर जो है साइज ऑलमोस्ट सेम चलते हैं कुछ एलिमेंट्स के, उनके सेम चलने का रीजन क्या है, देखो स्कैंडियम का नेक्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम, ड्यूटेरियम से नेक्स्ट आता है जिरकोनियम, और लैंथेनम से नेक्स्ट आता है हैफेनियम। ठीक है, अब मैं बात करूं स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है 21, तो इसका 22, ड्यूटेरियम का 39, जिरकोनियम 40। ठीक है, ये 39, ये 40, ये 21 था, ये 22 था। अब लैंथेनम जो है इसका एटॉमिक नंबर सबको पता है 57, हैफेनियम का होता है 72। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर देखो 14 का गैप आ गया, तो बीच वाले एलिमेंट कहाँ है, वो बीच वाले एलिमेंट यहाँ पे लिखे होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस गैप की वजह से, जिसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, तो नाम क्या आ गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको पढ़ेंगे लैंथेनॉइड वाले टॉपिक में। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के पोर्शन 4 होंगे, वीडियो जितनी मर्जी बदलने के बीच में, लेकिन टोटल पोर्शन 4 बनेंगे, तो लास्ट जो पोर्शन आएगा उसमें एक चीज समझाई जाएगी। फिलहाल मैंने आइडिया देने के लिए बता दी ताकि जब मैं वहां समझाऊंगा तो ये वाली एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वहां पर नया नहीं लगेगा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कोई चीज सुनी है हमने। ठीक है, तो क्लियर है सभी को, आगे देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मैं आगे देता हूं दो बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे शोज, क्या शो करते हैं वो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं सभी के सभी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, हमने डिवाइड किया दोनों दो पार्ट्स में, एक तो D1 से लेकर के D9 तक और एक D10। D1 से D9 तक हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है, और D10 को क्या कहते हैं हम, नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और नॉन ट्रांजिशन कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक। क्लियर हुई बात। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का ये मतलब हो जाता है कि जो डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का डोमेन है, उनका जो स्पिन है, स्पिन की वजह से, जो स्पिन का मूवमेंट होता है, स्पिन के मूवमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, उसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन बता दूं, सिंपल डेफिनेशन है कि देखो कि कोई भी मटेरियल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, जैसे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जैसे समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एलिमेंट के लिए, और मैं यहाँ पे किसी भी एक्स वाई जेड को रख देता हूँ, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एक्स वाई जेड अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर ये एक्स वाई जेड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करता है, रिपेल होता है, उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। कौन चीजें क्लियर होगी, पैरामैग्नेटिक में शो करेगा अट्रैक्शन और डायमैग्नेटिक में क्या करेगा, रिपल्शन। तो ये क्लियर है सभी को। एक और वर्ड आता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के साथ साथ, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है कि वो मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे करेगा, वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, या हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेट को रखने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं मैग्नेट ना लिखूं तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो क्लियर है सभी को। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पैरामैग्नेटिक एक नॉन पैरामैग्नेटिक यानी कि पैरामैग्नेटिक। D1 से लेकर के D9 ये सबको आता ही है। पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो क्या नोट करना है हमने, कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ लिख सकते हैं मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी डन बाय a formula known as magnetic moment। हम मैग्नेटिक मोमेंट शो कर सकते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होगा इसका म्यू इज इक्वल टू n इनटू में n प्लस 2, अब सारा का सारा होल स्क्वायर bn, इसको इनबॉक्स कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जो है n का क्या मतलब होता है, यहाँ जो है n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, एम लिख देता हूं यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस bm का क्या मतलब होता है, bm जो है यूनिट है, ये होता है बॉहर मैग्नेटॉन, ठीक है, बॉहर मैग्नेटॉन की यूनिट हो जाती है ना। एक और छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना, मैग्नेटिक मूवमेंट जो उसको एक और नाम दे देते हैं स्पिन ऑनली मूवमेंट। ये मैंने अभी बताया भी था स्टार्ट में कि जो डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन होता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, जो इलेक्ट्रिकल डोमेन होता है इलेक्ट्रॉन का, उस पर डिपेंड करती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको स्पिन ऑनली मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो नोट करना आगे। तो जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं ये कि why does zinc shows diamagnetic property, तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है ये, देखो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का क्या रीजन है इसमें कि जिंक जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 30, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, सारा लिख ही लोगे, लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 4s2 3d10, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक शो क्यों करेगा वो देख लो। अब d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, इसको बना लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर दिए मैंने यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, ऑब्वियसली इसमें दो हैं तो उसको पेयर्ड कहेंगे ना, सभी में सेम कंडीशन दो दो इलेक्ट्रॉन की, यानी कि सारे सारे पेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड कितने हैं यहाँ पे, 0। मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
कितने हैं 0। अब 0 है तो इसको वैल्यू में पुट करूं अगर n+2 n, तो ये सीधी सी बात है 0 जाने वाला है। तो यहाँ पर बात समझ लो कि डायमैग्नेटिक जो होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन ऑन मूवमेंट कितना होता है 0। इसको मैं वैसे भी शो कर सकता था, देखो अगर इसमें मैं ये आंसर लिखूं कि जिंक बिलोंग टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट दैट्स व्हाई इट इज व्हाट डायमैग्नेटिक, तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट ये चीज होगी क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ साथ प्रूव भी कर रहे हैं इसको कि अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे सेम टू सेम मान लो कि मैं जिंक 2 पॉजिटिव ले लूं, ठीक है ना, मतलब मैं इसको क्वेश्चन सेकंड लिख देता हूं कि कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ जिंक एंड जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक तो सबको पता है 0 ही होता है, अभी निकाला हमने। जिंक 2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, कई बच्चों को क्वेश्चन लिखते ही समझ में आ गया होगा आंसर क्या है इसका, क्योंकि जो 3D है 4s2 और हो जाएगा 3d10। अब इसमें 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव कब आया होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट में से। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है 4s, ये तो भी सिखाया था मैंने एटॉमिक साइज में। ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज होंगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो d में अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, यानी कि d में अनपेयर्ड कितने हैं 10 है, और सॉरी 0 है, तो इसका मतलब यहां पर भी 0। तो कंपैरिजन हो गया कि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फाइंड स्पिन ऑनली मूवमेंट फॉर डाइवेलेंट ion if its atomic number is 27। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 27। अब Z है 27, देखो वैसे तो हमें पता है कि कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसलिए लेकिन एलिमेंट का नाम नहीं दे तो छोड़ दो, इसको Z मान लो या X मान लो, कुछ भी मान लो। Z नहीं मानिए क्योंकि Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जैसे X हो गया या A ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है A ले लिया हमने। A का एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो 4s2 3d7 ये लिख दिया डायरेक्ट हमने। अब 4s2 3d7 ऐसे कहा है डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट आयन मतलब कि आयनिक फॉर्म में पहली बात तो, और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2। डाइवैलेंट का ये मतलब हो गया ना 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो A2 पॉजिटिव लूंगा मैं इसको, और हो जाएगा 4s 0 और 3d कितना हो जाएगा 7। d में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझना इसको। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड और ये भी पेयर्ड। अनपेयर्ड कितने होंगे टोटल 3 हो गए। ठीक है, तो अनपेयर्ड यानी कि n की वैल्यू आ गई 3, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो 3 × 3 + 2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये √15 bm आ जाएगा, कितना आ जाएगा √15 bm। क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। अब इसको कंपेयर करना है। अब जैसे देखो Fe2 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर Fe2 पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इसके लिए हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन में यहां से यूज करूंगा, तो d में 6 का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 26 ही रहना, वो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 4s2 3d6। नाउ 3 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए होंगे 0, ये यहाँ से करना पड़ेगा 5 हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से होगा, जैसे 6 थे ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग समझो 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब आपको पता है कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। सेम क्वेश्चन पूछ लो, मतलब देख लो कि अगर पूछ लिया जाए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और सिंपल स्कैंडियम के बीच में, ठीक है, स्कैंडियम के बीच में और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के बीच में, तो यहाँ से देख सकते हैं हम, जैसे देखो यार सारे साफ करना पड़ेगा ये। जैसे स्कैंडियम के केस में क्या है कि एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 4s2 3d1। ठीक है, d1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। ठीक है,
और ये हो जाएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो इसके केस में 21 लिखूंगा मैं 4s2 3d1, तो ये 2 तो चला जाएगा बाहर और यहाँ से 1 भी चला जाएगा बाहर क्योंकि 3 पॉजिटिव आएगा, तो d तो हो गया बिल्कुल नील, जीरो, तो n की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक शो हो रहा है, डायमैग्नेटिक हो रहा है, तो वैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो और उसके लिए कितने आ जाएंगे देख लेना। ठीक है, एक और चीज है जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे डायरेक्टली कंपेयर ना करके कहते हैं कि स्कैंडियम तो है पैरामैग्नेटिक लेकिन स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या है, डायमैग्नेटिक वाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ ले कि क्वेश्चन हमारा इन 3D series which element shows maximum paramagnetic character in its divalent form। अपनी डायवलेंट फॉर्म में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा 3D सीरीज में से। तो देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो म्यू की वैल्यू है n into n+2 पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी जितनी n का नंबर होगा, और n का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अनपेड 5 होंगे। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ही है टोटल d4 तो 4 अनपेड रह गए, 3 है तो 3 रह गए, 2 है तो 2 रह गए, 1 है तो 1 रह गया। जैसे ही d6 करोगे तो एक तो पेड आ जाएगा, बाकी के 4 तो अनपेड है, d7 में 3 अनपेड है, d8 में 2 अनपेड है, d9 में 1 अनपेड है, d10 में कोई भी अनपेड नहीं है। तो d5 की अकेली ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, पूरी तरह से हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात कर रहा है d5 की। d5 किसके केस में आता है, मैग्नीज के केस में आता है। मैग्नीज के केस में मैं एटॉमिक नंबर लिखूं तो 25 हो गया, और बनेगी कॉन्फिगरेशन 1s2 और 3d5। इसे डायवैलेंट फॉर्म भी कहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज भी होंगे तो यहीं से होंगे, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। ठीक है, अगर ये इस तरह से ना लिखता डायवैलेंट फॉर्म तो यहाँ पे आंसर 2 भी हो सकते थे। कैसे, जैसे मैं बात करूं आयरन की, आयरन 3 पॉजिटिव थी तो 4s2 3d6 लिखते हैं ना, 2 यहाँ से चले जाने थे, एक यहाँ से यहाँ 5 रह गया, तब भी इसमें इतने ही अलग थे, लेकिन इसने डायवैलेंट फॉर्म में कहा। तो थोड़ा सा वही बात है, क्वेश्चन कैसे लिखूंगा कुछ दिमाग तुमने अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है रुकते हैं वीडियो को और आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।